तो अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। नाम से पता लग रहा है। इसमें होता क्या है, इसमें ना बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग ADH का सिक्रीशन नहीं हो पाता, बल्कि बॉडी ज्यादा ही सिक्रीट कर देती है। DI के केस में सिक्रीट ही नहीं हो रहा था। न्यूरोजेनिक वाला वो अलग चीज है, कौन सा सेंटर है या फिर नेफ्रोजेनिक है, बट मेनली क्या था, ADH की कमी थी उसके अंदर, जिसकी वजह से डायरोसिस ज्यादा हो रहा था। अब इसमें क्या है, ADH ज्यादा है, अब इसमें डायरोसिस होगा ही नहीं। अब जो उसमें सिम्टम्स थे, इसमें अपोजिट सिम्टम्स आएंगे। क्या क्या देखने को मिल सकता है इसके अंदर? फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिल सकता है, वाटर इंटॉक्सिसिटी वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की कम हो जाएगी, ब्लड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ओस्मोलैलिटी भी कम हो जाएगी, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सब सिम्टम्स आएंगे डाइल्यूशनल वाले सारे, ठीक है। और बताओ और क्या हो सकता है? बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा इसके अंदर। और क्या होगा? वेट इंक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक। और बताओ। हाँ हाँ, अर्डिमा बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल। तो ये सारे सिम्टम यही हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? डायरेटिक देंगे, हाँ डायरेटिक भी देंगे। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशनल हो गया है, कमी हो गई है, जिस वजह से कंफ्यूजन जैसे सिम्टम, ड्रोजीनेस जैसे सिम्टम भी आएंगे, ठीक है। और बताओ और क्या हो सकता है? मसल्स क्रैम्प आएंगे, मसल्स क्रैम्प, पैर अकड़ गया, हाथ अकड़ गया, ये वाले सिम्टम्स भी आएंगे। वो भी इलेक्ट्रोलाइट वाले की कमी सिम्टम्स ही होता है। हाँ, कैल्शियम जब कम हो जाता है तो ये सब सिम्टम्स आते हैं। और बताओ और क्या हो सकता है? सिम्टम्स में यही होगा, तो लिख लेते हैं सब। SIADH हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे एक्सेसिव ADH सिक्रीशन बट excessive ADH secretion but not in response to body need. Excessive ADH secretion but not response to the body need. इसके नीचे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, it leads to fluid retention, it leads to the fluid retention, comma increase intravascular fluid volume, intravascular fluid volume यानी सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इंक्रीज इंट्रावास्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम, कोमा वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है जी। ये इसका हमारा जनरल एक डेफिनेशन और ओवरव्यू था, ये होता क्या है। SIADH पता लगे ये होता है। अब लिखो ईटियोलॉजी, कॉज, यानी ये होता क्यों है। लिखो ब्रेन ट्रोमा, एक्सीडेंट से भी हो सकता है, हेड इंजरी वगैरह है। सेकंड लिखेंगे ब्रेन ट्रोमा हो गया या फिर हेड इंजरी। सेकंड हो सकता है कि ब्रेन इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन इन ब्रेन लाइक मेनिंजाइटिस, एंसिफिलाइटिस, ये ब्रेन इन्फेक्शन में ये सब। और ब्रेन एब्सिस, ये 3 इन्फेक्शन है ब्रेन के। मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी में लिखेंगे ब्रैकेट में पैनक्रियाज एंड लंग कैंसर, और इसको लिख देना इंपॉर्टेंट। मोस्टली देखा गया है इन 2 कैंसर में SIADH हो जाता है। और लंग्स का भी कौन सा कैंसर? स्मॉल सेल लंग कैंसर,
स्मॉल सेल लंग कैंसर, स्मॉल सेल लंग कैंसर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ SIADH, कॉमन कोज ऑफ SIADH। ये होता कैसा है, जस्ट पता होना चाहिए कि स्मॉल सेल लंग कैंसर होता क्या है। छोटे स्टर्म में ये स्मोकिंग से होने वाला कैंसर है, जो कि होता है, इतना लीथल होता है, जिसमें बचने के चांसेस 6 से 8% होते हैं, और इतनी जल्दी मेटास्टेसिस होता है, इतना मेटास्टेसिस होता है, हर ऑर्गन को ये अफेक्ट कर देता है, इसलिए इसको लीथल बोला गया है। और स्मॉल लंग सेल लंग कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर है लंग्स में जो देखा जाता है, स्मोकिंग की वजह से होगा, और इसकी वजह से SIADH भी होगा। ठीक है, थर्ड लिखेंगे मेडिसिन, एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरफेरामाइन एंड कार्बिमेजापाइन, क्लोरफेरामाइन, क्लोरो जो पहले लिखवाई थी DI के अंदर हमने ड्रग ऑफ चॉइस, अगर वो ज्यादा दे दी तो SIADH हो जाएगा। स्पेलिंग लिखेंगे CHLORPROPAMINE, क्लोरप्रोपेमाइन। एंड सेकेंड ड्रग कौन सी है, कार्बिमेजापाइन। और लिखेंगे नीचे एक बार वो लिखेंगे SSRI ड्रग, सीरम SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। SSRI ड्रग एंटी डिप्रेशन ड्रग होती है, ठीक है, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट को दिया जाती है, उस केसेस में भी SIADH हो जाता है। एंड लिखेंगे, लिख लिया, इमेपेरामाइन, IMEPRAMINE, एक ड्रग का नाम है इमीपेरामाइन, IMEPRAMINE। इसको लिख देंगे इंपॉर्टेंट, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एन्यूरिसिस इन चिल्ड्रंस, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस, DOC, फुल फॉर्म मत लिखना, DOC लिखो बस, DOC, ड्रग ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन एन्यूरिसिस, ANURESIS। जब बच्चों में यूरिन नहीं आ पाता है ना, तो उन बच्चों को इमिपेरामाइन ड्रग ऑफ चॉइस है जो दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया था और ये आया भी है। इमिपेरामाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन विच डिजीज कंडीशन, लिख देंगे नीचे, पोलियूरिया, एनोरिसिस, एनोरिज्म, ये सब वो सब लिख देंगे। तो बच्चों के अंदर है ये। अब पैथोफिजियोलॉजी एक बार समझ लेंगे इसकी, ये काम कैसे करता है, ये होता कैसे है। इसमें होता क्या है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, वो रोक नहीं पाता ADH के सिक्रीशंस को हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, क्योंकि वो हमारा हाइपोथैलेमस ही तो रिएक्ट करता है नेगेटिव और पॉजिटिव मैकेनिज्म के अंदर, हाँ भाई सिक्रीट कर दो, हाँ भाई ये कर दो वो कर दो, तो उसमें क्या होगा, हाइपोथैलेमस उसको रोक ही नहीं पाएगा, हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में काम नहीं कर पाता, जिस वजह से उसको पता लगता नहीं है कि कितना छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना है, इसलिए वो सिक्रीट करता चला जाता है, वो भेजता रहेगा रेस्पॉन्स, सिक्रीट करो सिक्रीट करो सिक्रीट करो, और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ADH सिक्रीट करता रहता है, जिस वजह से यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है जी, उससे क्या होगा, ब्लड में ADH लेवल बढ़ जाएगा, सीरम ADH लेवल इंक्रीज, फिर क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल से बढ़ जाएगा, जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया रीनल ट्यूब्यूल से तो क्या होगा, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा हमारे सर्कुलेटरी वॉल्यूम में, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्या होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि ADH वहां काम नहीं कर रहा है और रीनल ट्यूबुल्स उसको नहीं निकाल पा रही है। ठीक है जी, अब इससे दो चीज ड्राइव होंगी, एक तो सीरम
ब्लड सीरम में दिक्कत स्टार्ट होगी और एक होगी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर यूरिन के अंदर दिक्कत स्टार्ट होगी, दो पार्ट में। बॉडी के अंदर यूरिन ब्लड के अंदर ब्लड ओस्मोलैलिटी क्या होगी, क्या होगी, ओस्मोलैलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर रुक गया है, वाटर इंटॉक्सिकेशन है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, वाटर वॉल्यूम बढ़ गया है, जिस वजह से डाइल्यूशनल वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड कम हो जाएगा, तो इसलिए कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ओस्मोलैलिटी भी कम हो जाएगी। तो सीरम ब्लड सीरम ओस्मोलैलिटी विल बी डिक्रीज इन SiADH एंड द यूरिन ओस्मोलैलिटी विल बी इंक्रीज, और ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इंक्रीज, कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा। DI के केस में नॉन कंसंट्रेटेड यूरिन था डाइल्यूशनल, पानी पानी ज्यादा था, अब इसे कंसंट्रेटेड आएगा बिल्कुल जो होगा भी तो। ठीक है जी, तो ये हमारा इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, लिखनी है, लिख लो। पैथोफिजियोलॉजी हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे ADH सिक्रीशन, ADH secretion is not inhibited by hypothalamus. ADH secretion हाइपोथैलेमस ने नहीं रोका, ADH सिक्रीट होता रहा होता रहा होता रहा। फिर क्या होगा, इंक्रीज ADH इन ब्लड सीरम, ब्लड सीरम में ADH लेवल बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन कहां से होगा, रीनल ट्यूब्यूल, फिर क्या होगा, इंक्रीज इंट्रावस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम, इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। अब इससे क्या होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब इससे दो कंडीशन ड्राइव होगी, ब्लड सीरम ओस्मोलैलिटी क्या होगी, डिक्रीज, और यूरिन ठीक है, यही हुआ ना। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा, ओस्मोलैलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि कंसंट्रेटेड यूरिन है। ठीक है, समझ गए। तो उसकी हमारी पैथोफिजियोलॉजी, आप लिखेंगे साइन एंड सिम्टम। और साइन एंड सिम्टम जो आप सबने बताए थे वो बारी बारी से बोलते चलो। पहला है, लिखो फ्लूइड ओवरलोड, सेकंड में लिखो एडिमा कोमा वेट गेन, साथ में लिखेंगे।
लिखेंगे हाइपरटेंशन, क्योंकि सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। ठीक है, लिखेंगे हाइपोनेट्रीमिया, ब्रैकेट में लिखेंगे डाइल्यूशनल, डाइल्यूशनल, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। फिर लिखेंगे सेरिब्रल अडीमा, अडीमा। इसको मैं रब कर रहा हूं। सेरिब्रल एडिमा क्यों होगा बताओ? सेरिब्रल एडिमा क्यों होगा? हाँ, फ्लूइड ओवरलोड होगा। हाँ ठीक है, फ्लूइड शिफ्ट होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगा। एक तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो तो बढ़ा हुआ है वो भी, प्लस ये कि जो ब्रेन का ऑनकोटिक प्रेशर है ज्यादा होता है ब्लड के ऑनकोटिक प्रेशर से, जिस वजह से वो वैसे भी इनवर्ड मूवमेंट कराएगा और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन ब्रेन के अंदर सारा फ्लूइड शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा और स्वेलिंग हो जाएगी ब्रेन के अंदर, जिससे क्या होगा, सेरेब्रल एडिमा वाले सिम्टम्स आएंगे। बिल्कुल ठीक है, सेरेब्रल एडिमा लिख दो और घर पे जाके लिख देना ब्रैकेट में जब रिवाइज करोगे क्यों। ठीक है, डिक्रीज सीरम ओस्मोलैलिटी, ब्रैकेट में लिख देना डाइल्यूशनल, मोर ओस्मोलैलिटी। हाँ ठीक है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये नॉर्मल रेंज है, 03 या 06 मैं लिखवाई थी पहले। कोई नहीं अभी मतलब नहीं लिखो, फिर आप ये लिख दो बस कि इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिखवाते हैं। फिर लिखो इंक्रीज यूरिन ओस्मोलैलिटी, इंक्रीज यूरिन सॉरी इंक्रीज यूरिन ओस्मोलैलिटी। 1.00 टू 1.030 नॉर्मल रेंज है इसकी। ये नॉर्मल है। और इंक्रीज यूरिन ओस्मोलैलिटी नॉर्मल लिखेंगे 500 टू 800 मिली मोल पर लीटर, 500 टू 800 मिली मोल पर लीटर। ओस्मोल पर लीटर ऑब्लिक पर केजी, ये होता है मिली केजी, ये तो केजी होता है इसका। ठीक है, पर केजी 500 टू 800 मिली मोल पर केजी। ठीक है,
अब लिखेंगे वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, एनोरेक्सिया। नेक्स्ट लिखेंगे चेंज इन द एलओसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेंज इन द एलओसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीरम यूरिन ओस्मोलैलिटी, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड यूरिन ओस्मोलैलिटी, सीरम एंड यूरिन ओस्मोलैलिटी। प्लाज्मा एडीएच लेवल, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीटी एमआरआई, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, सीटी एमआरआई। अब लिखेंगे इंटरवेंशन। अच्छा, एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वेन एवर वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर दी लिथियम थेरेपी, लिथियम आयन थेरेपी, हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट का सोडियम लेवल ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि लिथियम आयन थेरेपी देते हैं तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है तो सोडियम लॉस भी बढ़ेगा, तो सोडियम लॉस बढ़ेगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, जब हाइपोनेट्रीमिया होगा तो आपके ब्रेन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में दिक्कत होगी, कंफ्यूजन जैसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, लिथियम एक तरह से एडीएच रिसेप्टर पे ब्लॉक कर देता है ना, उस पर काम नहीं कर पाते एडीएच एक्वापोटेंशियल में रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए यूरिन से सारा सोडियम बाहर निकल जाएगा। अब लिखेंगे इंटरवेंशन में ट्रीटिंग अंडरलाइन कॉजेज, ट्रीटिंग अंडरलाइन कॉजेज यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे इसमें, ट्रीटिंग दी अंडरलाइन कॉज, रीजन क्या है यानी सिम्टम्स, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हाइपरटेंशन है तो क्यों है भाई, लिखो। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट डाल देना, बुक्स में कर देना, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देंगे पेशेंट का 800 ml टू 1000 ml पर डे, 800 ml टू 1000 ml पर डे, ये फ्लूइड इनटेक रहेगा पेशेंट का, रिस्ट्रिक्शन रहेगी। और ये भी इतना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस है, अगर इससे भी कम देंगे ना तो डिहाइड्रेशन में चला जाएगा पेशेंट, मतलब और भी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड लिखेंगे ड्रग्स, डेक्लोमाइसिन, डेक्लो DECLO MYCINE, डेक्लोमाइसिन। सेकंड है लिथियम, लिथियम, ये दोनों ड्रग ऐसी ड्रग है जो कि एडीएच रिसेप्टर को बाइंड कर देती है, जिस पर एडीएच काम नहीं कर पाता, जो एंटी डायरेसिस कर रहा था एडीएच वो नहीं कर पाएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स में बाइंड नहीं होंगे, जिस वजह से रीनल ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगी और यूरिन आउटपुट आपका कलेक्टिंग दैट आपका ब्लैडर के अंदर फिर यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, मेनली ये होता है इसमें, एडीएच रिसेप्टर को ब्लॉक करना। थर्ड लिखेंगे डायरेटिक, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, 3 मेडिसिन लिखवा दी, बताइए डेक्लोमाइसिन, लिथियम एंड डायरेटिक। अब डायरेटिक का इसमें क्या रोल है बताओ, और डायरेटिक भी कौन सा, लूप डायरेटिक, लूप। अब इसको लिख देना इंपॉर्टेंट, ये भी जब भी डायरेटिक थेरेपी यूज करते हैं कभी भी तो सोडियम लेवल चेक किया जाता है 120
5 MEQL पर लीटर इज द नॉर्मल वैल्यू, मतलब नॉर्मली जब हम ये डायरेटिक थेरेपी स्टार्ट करते हैं इतना तो होना ही चाहिए, 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, MEQL पर लीटर। और पोटेशियम कितना होता है 3.5 टू 5.0 इज द नॉर्मल रेंज। और सोडियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो 135 टू 145। और जब भी हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे तो 125 से कम ना हो, ठीक है। एटलीस्ट 125 तो होना चाहिए, क्योंकि डायरेटिक थेरेपी देंगे यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। मेनली बीपी को कम करने के लिए दे रहे हैं इस पेशेंट में, सर्कुलेटरी वॉल्यूम को कम करने के लिए, प्रीलोड कम करने के लिए, लिख लो कहीं पे, लूप डायरेटिक डिक्रीज द प्रीलोड, डिक्रीज द सर्कुलेटरी वॉल्यूम। होता है ना प्रीलोड आफ्टर लोड, प्रीलोड वो होता है जो पीछे से ब्लड चेंबर्स को फिल कर रहा है, जितना ब्लड आएगा पीछे से उतना ही तो पंप करेगा। और आफ्टर लोड वो होता है जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जितना ब्लड बाहर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के टाइम जितना ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है। प्रीलोड कम होता है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म बता रहा हूं, जिसके अंदर भी ब्लड की कमी होती है। यानी आप एक कंडीशन ले लो, एक्सेसिव ब्लीडिंग, सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो गया, यानी प्रीलोड कम हो गया। जब प्रीलोड कम हो गया तो कार्डिक आउटपुट कम हो गया। अब कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए उसने अपना वर्कलोड बढ़ा दिया, यानी पहले वो बीट करता 70 टाइम, अब वो बीट करेगा 110 टाइम्स, एग्जांपल के तौर, ठीक है। 40 बीट्स बढ़ा दिए ताकि वो कार्डिक आउटपुट को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो समझ गए ना अभी, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड बढ़ गया है, कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है इनके नंबर्स बढ़ने की वजह से, और प्रीलोड बढ़ा है वॉल्यूम की वजह से। ये चीज ध्यान रख लेना। चलो जी। और डायरेटिक थेरेपी, मतलब डायरेटिक्स 3 तरह के होते हैं, एक पोटेशियम स्पेयरिंग होता है, एक लूप डायरेटिक होता है, और एक सोडियम वेस्टिंग डायरेटिक होता है। थायजाइड होता है सोडियम वेस्टिंग, स्पाइनलेक्टम होता है पोटेशियम स्पेयरिंग, और आपका लूप डायरेटिक होता है जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, जो लूप ऑफ हेनले पर काम करता है। आपका होता है ना पीसीटी एंड डीसीटी के बीच में जो लूप ऑफ हेनले होगा नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर में, वहां पर काम करता है ये, ठीक है। जब हम किडनी पढ़ेंगे तो अच्छे से बताऊंगा, जब अभी नहीं। अब लिखेंगे नेक्स्ट, टू ट्रीट हाइपोनेट्रीमिया, टू ट्रीट हाइपोनेट्रीमिया hypertonic 3% saline to be infused to treat hyponatremia। देखो डाइल्यूशनल थेरेपी चल रही है, ऊपर से पेशेंट को डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है, ठीक है। और पेशेंट को हमें ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम भी कम देना है, तो उसलिए कंसंट्रेटेड क्या देंगे, इलेक्ट्रोलाइट, यानी 3% सलाइन देंगे कंसंट्रेटेड। एटलीस्ट एक थेरेप्यूटिक रेंज में तो आ जाए, एटलीस्ट उस रेंज में तो आ जाए जब हम डायरेटिक थेरेपी स्टार्ट कर दें। 120 है तो 125 130 लाएंगे, ताकि डायरेटिक थेरेपी भी तो क्यूमुलेटिवली सब मिलकर काम करेंगे तो पेशेंट का इंप्रूवमेंट अच्छे से होगा, ठीक है। टू ट्रीट हाइपोनेट्रीमिया IVF 3% नॉर्मल सलाइन, ठीक है। और ये जितनी भी लाइन लिखवाई है ड्रग्स में, और ये अंडरलाइन कर लेना, इंपोर्टेंट कर लेना, बेसिक और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसमें आ सकता है। और लिथियम थेरेपी देने से पहले सोडियम लेवल चेक कर लेना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट लिखेंगे वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट, वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट और एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट, एडीएच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। समझ गए? एगोनिस्ट का मतलब किसी चीज की एक्टिविटी को बढ़ा देना, और एंटागोनिस्ट का मतलब किसी चीज की एक्टिविटी को कम कर देना। तो हमने क्या बोला है, एडीएच क्या बोला है, वैसोप्रेशन एंटागोनिस्ट, ठीक है। हमने उसकी एक्टिविटी को कम करना है जिस वजह से डायलिसिस हो जाए, जो यूरिन रिटेंशन थी वो ना हो और यूरिन आउटपुट ठीक हो जाए, ठीक है। एक तो एडीएच का हो गया, एक एडीएच रिसेप्टर, अगर रिसेप्टर को बाइंड कर देंगे तो एडीएच वहां बाइंड नहीं होने वाला, जिस वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा।
एग्जाम्पल लिखो मेडिसिन के, टोलवेप्टम, TOLVAPTON, टोलवेप्टन। एंड कोनीवेप्टन। एप्टन वाले ग्रुप जितने भी होते हैं ये एडीएच रिसेप्टर बाइंडर होता है। कोनी, CONIVAPTON, block the ADH receptor. It block the ADH receptor. नेक्स्ट लिखेंगे ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ सीजर्स। ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ सीजर। ट्रीट द सिम्टम ऑफ सीजर कोमा डिसएरिदीमिया। सीजर्स एंड डिसएरिदीमिया। सीजर्स में टोनिक क्लोनिक फेस में ध्यान रखना, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? पेशेंट को सुपाइन लेटाना है, लेटरल पोजीशन दे सकते हो, साइड लाइन पोजीशन दे सकते हो ताकि जो सिक्रीशंस हैं वो, फिर गुडल एयरवे इंसर्ट भी कर सकते हो अगर हॉस्पिटल सेटिंग में है, टंग बाइट को प्रिवेंट करने के लिए और एयरवे को ओपन करने के लिए। ठीक है, और गुडल एयरवे को इंसर्ट पता होना चाहिए कैसे इंसर्ट करते हैं, ऊपर से डालते हैं और ऐसे घुमा देते हैं। वो यू शेप का होता है ना, ऐसे हुक शेप का होगा, वो ऐसे डाल सीधे डाल दिया ऐसे, वो टंग प्रोलैप्स पीछे चली जाती है। वो ऊपर से डालते हैं, जो हार्ड पैलेट होता है उस पर टच करेंगे पहले, सॉफ्ट पैलेट यूविला पे जाके घुमा देते हैं, फिर वो नीचे सेट हो जाता है। हाँ, क्योंकि कोशिश करोगे, और इसमें जब पेशेंट आता है तो टोनिक क्लोनिक फेज में जो थ्रस्ट मैनुअर यूज करते हैं। हाँ, ऊपर हार्ड पैलेट से डालेंगे और ऐसे डाल के इंसर्ट कर देते हैं। हाँ, ये नहीं डालेंगे, मैं बोल तो रहा हूँ ऐसे ऊपर से डालेंगे ना, ऊपर से डाल के ऐसे घुमा देंगे। मैंने बोला हार्ड पैलेट पे टच करना है पहले, अपर टीथ को होता है ना हार्ड पैलेट, उसको और इंसर्ट करेंगे, सॉफ्ट पैलेट यूवेला पे चला जाएगा, फिर देन उसको क्या रिफ्लेक्स आएगा तो आप नीचे कर देना। फिर उस पे बैंडेज लेनी है, पहले बैंडेज कैसे पट्टी बनानी है, वहां पे लगा के, जैसे वो फंदा नहीं बना एक टाइप का, वो लगा के पीछे गर्दन में बांध देते हैं। हाँ हाँ, सेम सेम वैसे ही। ठीक है जी। गुडल एयरवे, सीजर्स प्रिकॉशन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखनी है इसके अंदर, और आपको डिसएरिथमिया का काउंटर इंडिकेशन रहता है इसके अंदर, क्योंकि डाइल्यूशनल हाइपोकैलिमिया देखने को मिलता है जिसमें पोटेशियम लेवल कम हो जाता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर असर डालता है, जिस वजह से डिसएरिथमिया भी हो सकता है। पोटेशियम की कमी से या फिर डायरेटिक थेरेपी से भी हो सकता है। इफ द, अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इफ द मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिव, if the medical treatment is not responsive, then hypophyseectomy, then hypophyseectomy, hypophyseectomy will be the treatment of choice। ये हमारा चॉइस नहीं है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो सकती है अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट से अनरेस्पॉन्सिव है। अब लिखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। वाइटल साइन, वाइटल साइन इसके आगे लिख देंगे, वेट चेकिंग, उसके नीचे आयो चार्ट, उसके नीचे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एग्जामिनेशन। डेली वेट चेकिंग, आयो चार्टिंग एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं, टाइम प्लेस पर्सन, क्या नाम है तुम्हारा, जीसीएस तो ठीक है, वो भी ठीक है। एक तो होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है, सो वो नॉर्मली पोस्ट ऑफ में पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा, वो नाम बताएगा। ओरिएंटेशन टाइम, क्या टाइम हो रहा है, कहाँ पर हो तुम, वो बोलेगा हॉस्पिटल में हो। अच्छा, क्या हो रहा है, कितना टाइम, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, कितना टाइम हो रहा है, क्या दोपहर हो रही है। तो वेल ओरिएंटेड टू द टाइम, वेल ओरिएंटेड टू द प्लेस एंड वेल ओरिएंटेड टू द पर्सन। ठीक है जी। सेकंड लिखेंगे मॉनिटर
क्लोजली सीरम सोडियम लेवल, सीरम सोडियम लेवल पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सीरम सोडियम लेवल, क्लोज मॉनिटरिंग, monitor for altered level of consciousness। लिखो फिर, अप्लाई द सीजर प्रिकॉशन on the patient bedside and protect from the injury। अप्लाई सीजर प्रिकॉशन यानी एयर पे रखेंगे पेशेंट बेड साइड, ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन जो भी हो सकती है वो अवेलेबल रहेंगी, वो सब चीजें, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी, ठीक है। अब इसमें आएगी पोजीशन, एलिवेट द लेग 10 डिग्री और अबव द हार्ट लेवल, एलिवेट द लेग्स 10 डिग्री और द अबव द हार्ट लेवल। पेशेंट सुपाइन भी लिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैर उसके हार्ट लेवल से ऊपर होने चाहिए। सेमी फोल्डर से लिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैर उसके हार्ट लेवल से ऊपर होने चाहिए। रीजन क्या है? टू इंक्रीज द वीनस रिटर्न। ठीक है। और जो मैंने बताया था कि डायरेक्टिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले SIADH कंडीशन में, इस डिजीज कंडीशन में जो सोडियम लेवल होता है 125 MEQL पर लीटर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट SIADH।